हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर का सेक्शन बी करने वाले हैं और ध्यान से देखिए। सेक्शन बी के एक एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जहां जो भी कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी उस कॉन्सेप्ट्स को मैं हम लोग साथ में ही सीखते जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन से आया हुआ है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। मैंने मान लिया लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। अब जरा आप ध्यान दीजिए इसको। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो आप न्यूमरेटर का डिग्री देखिए, तो यहां पर डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो कम है, वो कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर का डिग्री आप देख पा रहे होंगे, मैक्सिमम डिग्री यहां पर ये 3 है और न्यूमरेटर में डिग्री 1 है। तो जहां भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस हो, कम हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और आपको सिखाया गया होगा कि जब भी हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात करते हैं तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं क्या, आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन के बहुत सारे रूल्स आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें से पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। और अगर डिग्री ज्यादा होता न्यूमरेटर का, अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा होता डिनोमिनेटर के डिग्री से, तो वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हम लोग कहते हैं। या डिग्री इक्वल भी होता तो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। और इम्प्रॉपर केस वाले में इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जबकि अगर ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किस तरह से करते हैं इसको जरा सा समझिए पहले आप। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि जो डिनोमिनेटर में आपको टर्म्स दिए गए हैं इनका और फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है इनको फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, और ये इंटू एक्स है तो ये और फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से अगर आप देखिए तो मैं लेकर के चल रहा हूं नाउ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग यहां पर लेते हैं न्यूमरेटर में ए एक्स प्लस बी टाइप का, तो हम लोग यहां लेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स के लिए, तो ये तो हमारा लीनियर है तो लीनियर के लिए हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। तो हम लोग कांस्टेंट ले लिए सी अपॉन एक्स, सॉरी सी अपॉन एक्स। अब यहां से अगर हम लोग न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे तो जो हमारा आइडेंटिटी मिलेगा वो होगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये देखिए एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आपका बचेगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां से हमको वेरिएबल ए बी और सी का वैल्यू निकालना होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो हम लोग कोफिशियंट्स को इक्वेट करके वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आप एल एच आर एच एस में देखेंगे तो आर एच एस में जब ए एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से और यहां पर तो होगा एक्स स्क्वायर का टर्म क्रिएट, और सी जब मल्टीप्लाई होगा तो भी एक्स स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा। कांस्टेंट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एलएचएस में कांस्टेंट टर्म आपका 1 है और आरएचएस में इसमें तो कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा नहीं, यहां पर आपका कांस्टेंट टर्म सी है। तो हम लोग इक्वेट करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां लिखते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म
एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो c की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 1। x का कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो x का कोफिशिएंट देखिए, यहां पर x का कोफिशिएंट b आएगा और इसमें तो x का टर्म आएगा नहीं c वाले में, और इधर है x का कोफिशिएंट 1। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि हमारी b की वैल्यू भी आएगी 1। और तीसरी बात, एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग कोफिशिएंट, तो आरएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये जब ए एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो रहेगा ए, और यहां पर जब सी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में सी, और एक्स स्क्वायर का टर्म्स एलएचएस में है ही नहीं, इसलिए ए प्लस सी किसके इक्वल होगा, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से आपको मिलेगा सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो हमको तो ए निकालना है, सॉरी, ए इज इक्वल टू मिलेगा माइनस सी, और सी आपका 1 है तो ए आपका हो जाएगा माइनस का 1। तो तीनों ही वेरिएबल का हमारा वैल्यू निकल गया, ए का -1, बी का 1 और सी का भी 1। अब हम लोग इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं। अब जो हमारा इंटीग्रेशन था x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स और dx, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो इसको अंदर वाले टर्म्स को जो इंटीग्रेट है इतना लिखा जा सकता है। तो ए एक्स प्लस बी, तो a का वैल्यू है -1 और तो ये हो जाएगा -x और b है 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c अपॉन x। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, तो c हमारा है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1/x, और ये हमारा आ गया, और इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो ये ब्रैकेट में हमने कर दिया और यहां हमने लगा दिया dx। दिस इज इक्वल टू हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/x को अलग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। दिस इज इक्वल टू, यहां भी हम लोग सेपरेट कर देते हैं, यानी एक बार हमने कर दिया -x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस ये जो 1 था उसके साथ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। यहां मैं क्या कर रहा हूं कि इस माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं, यहां मैंने माइनस को बाहर निकाल के इसको प्लस कर दिया, और यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां मैंने 2 से डिवाइड किया। क्यों ऐसा हमने किया, ताकि जब हम नीचे वाले टर्म्स को t मानेंगे तो ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये हो गया -1/2, और आपने सीखा होगा कि जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख लेते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का टर्म्स, यानी -1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां पे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये होता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और ये 1/x भी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, तो log mod x और प्लस एक इंटीग्रेबल कांस्टेंट हमारा रहेगा c। तो ये आपका सेक्शन बी के पहले वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, आप ध्यान से समझिए। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको यह समझ लेना होगा कि ये किस तरह का फंक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं कि अलजेब्राइक है और न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है, तो जब भी डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा होता है न्यूमरेटर के डिग्री से तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन का पहला रूल ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को जितने भी फैक्टर कर सकते हैं पहले आप उसको फैक्टर करें। तो यहां हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख रहे थे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हमने इसको फैक्टर नहीं किया, और यहां पर x है तो फैक्टर जब नहीं होता है तो वैसे उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन में रूल है
कि उनको इस तरह से ए एक्स प्लस बी करके एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये सी के लिए हमने लिखा सी बाई एक्स। एलसीएम जो आएगा वो तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये जो आइडेंटिटी मिला हमारा, इस आइडेंटिटी में हमने एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके इन वेरिएबल्स ए बी और सी की वैल्यू निकाली। जैसे ही आप ए बी और सी का वैल्यू इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो ये एक इजी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो बहुत सिंपल सिंपल तो ये फॉर्मूला आ गए थे, फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप वीडियो को रोक करके इसको समझिए अच्छे से, और नेक्स्ट वैसे मैंने कोशिश किया है कि जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से, और आपसे पूछा जा रहा है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं कि ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा 3 तरह का मेथड आपको पढ़ना है। एक पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजीनियस, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका तीनों में से, ये जो है तीनों में से ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर y बाई एक्स का टर्म उसमें क्रिएट होता है तो हम लोग y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, और अगर x बाई वाई का टर्म हमारा क्रिएट होता है तो हम लोग x इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हम लोग पहले लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स। हम लोग x से इधर डिवाइड कर देते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचेगा सिर्फ आपका साइन y अपॉन एक्स। इसको हमने मान लिया रिजल्ट नंबर 1। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब y इज इक्वल टू वी एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस x कांस्टेंट v का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dv बाई dx। अब हम लोग इन दोनों ही वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पुट दीज इन 1, इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज, पुट दीज इन 1 वी गेट। तो ध्यान से देखिए, ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। अगर आपको बस ये पहचान में आ जाए कि ये होमोजीनियस है तो आप यहां पर देखिए, तो ये है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो y बाई एक्स अगर आप देखिए यहां जहां हमने लिखा है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, अगर मैं x को इधर लाऊंगा तो y बाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, v के, तो यहां आ गया ये v और माइनस ये साइन, और यहां भी y बाई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v। अब आप देखिए तो इजिली हम v को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा यहां से आ गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन v। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो साइन v को मैं इधर लाता हूं तो हो जाएगा आपका dv डिवाइडेड बाई साइन v और dv वाले टर्म्स को एक तरफ हमने किया, यहां माइनस रह जाएगा, dx इधर आया तो dx डिवाइडेड बाई यहां से x हमारा आया। अब इसके बाद हमको बस दोनों ही तरफ इंटीग्रेट कर देना है, तो आगे हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन भी हमारा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक भी डीवी इज इक्वल टू माइनस हमने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स।
तो अब ये हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक भी का इंटीग्रेशन, ये बस एक फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से पता होगा। तो कॉसेक भी का इंटीग्रेशन हमारा होगा लॉग मॉड कॉसेक भी माइनस कॉट भी, लॉग मॉड कॉसेक भी माइनस कॉट भी। दो फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, आप लॉग वाला कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। और माइनस dx बाई एक्स, ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स और प्लस एक कांस्टेंट। तो आप देखे होंगे, सीखे होंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जब मैक्सिमम टर्म्स लॉग में होते हैं तो हम लोग कांस्टेंट भी लॉग में ही ले लेते हैं। तो हमने कांस्टेंट ले लिया लॉग के या लॉग सी हमने कांस्टेंट ले लिया। अब हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं, ये माइनस में जो लॉग वाला टर्म है इसको इधर लाएंगे तो ये log m प्लस लॉग एन हो जाएगा, और log m प्लस लॉग एन को हम लोग लिख सकते हैं log mn। तो ये हो जाएगा हमारा log x इंटू कॉसेक भी माइनस कॉट भी इक्वल टू, और ये मॉड रहेगा, मॉड हमारा रहेगा इक्वल टू log c। अब यहां से log बेस तो इक्वल ही है, बेस तो कैलकुलस में वैसे भी हम लोग ये लेकर के चलते हैं, तो इसका आर्गुमेंट जो है दोनों तरफ उसको हम लोग इक्वल कर देते हैं और v की वैल्यू रख देते हैं y बाई एक्स। तब ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा x इंटू कॉसेक y बाई एक्स, कॉसेक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू सी। दोनों तरफ से लॉग हमारा हट जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अगर इसी में पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात होती है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, और एक ऐसा आपको दिया रहेगा सेंटेंस जिसमें ये कर्व जो आपका इक्वेशन आया ये किसी पॉइंट से पास वगैरह करा दिया जाएगा, तो जो पास कराने के बाद आपको कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। चलिए सेक्शन बी में भी और में 8 नंबर में ही ये और करके आया हुआ है ये एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोग जरा सा सीखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो। तो ये जरा आप ध्यान दीजिए, तो इस पेज पे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वो अगला जो और का क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्म होता है, हमें एक ही फॉर्म जिसकी जरूरत है मैं आपके साथ अभी वही डिस्कस कर रहा हूं। तो उसका एक फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर p और q के बारे में कहा जाता है कि p और q यार आइदर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x। p और q के बारे में कहा जाएगा कि या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे। हाँ, और यहां पर dy बाई डी एक्स की कोफिशियंट 1 ली जाती है, तब उसके बाद p और q का वैल्यू निकाला जाता है, इस पर ध्यान रखना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले आपको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में IF लिखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी पर बेस्ड है हमारा अगला प्रॉब्लम। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए देखिए, और यहां पर आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने आपको देखिए यहां पर दिया हुआ है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और अभी मैंने आपको बताया भी था कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन की जब भी बात होगी तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, और आपको एक ऐसा चीज दिया रहेगा कि वो कर्व जिसका इक्वेशन आप निकालेंगे वो कहीं ना कहीं पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपको दिया हुआ है कि ये अगर x पाई बाई 4 तो y 0 होगा उस कर्व के लिए, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका वो ये है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
dy by dx प्लस y इंटू cot x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है? दिस इज ऑफ द फॉर्म अभी हमने आपको बताया भी और आप पहले से भी जानते होंगे, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर जहां पर p की वैल्यू आपको दी हुई है। तो p क्या होता है? तो y का कोफिशिएंट। लेकिन p का वैल्यू देखने से पहले आप ये जरूर देखिएगा कि dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। इस बात पे बच्चे अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर गलती हो जाती है यहाँ पे। तो चलिए, यहां तो 1 था, तो y का जो कोफिशिएंट है वही p होता है। तो y का कोफिशिएंट है cot x, यानी हमारा p जो है वो है cot x। q की अगर हम लोग बात करें तो RHS वाला टर्म्स, तो p भी है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। और अभी हम लोगों ने सीखा भी था कि p और q या तो कांस्टेंट होते हैं या फिर x के फंक्शन होते हैं। तो यहां पर आप देखिए दोनों ही x के फंक्शन है, यहां पे कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब मैं निकाल रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको बताया था, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन, व्हाट इज p? p is cot x dx। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x, तो ये आ जाएगा हमारा log sin x। और अब e और sin x आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो log के प्रॉपर्टीज से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया sin x। बहुत इजी वे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको sin x मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो लिखते हैं कि नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, यानी अगर किसी को दिक्कत होगा तो उनको याद होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस एक कांस्टेंट हमारा c। तो चलिए y ये हो गया, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज q? q is 2 by 1 plus sin x और इनटू में हमको करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 sin x, मल्टीप्लाई कर दिया हमने dx और प्लस एक कांस्टेंट हमारा c। अब हम लोगों को इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसका भी इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटीग्रेबल है ये। इसको हम लोग 2 बाहर कर देंगे और इस sin x में ऊपर वाले में हमने 1 ऐड किया और हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और दोनों जगह अलग अलग हमने कर दिया, ये 1 प्लस साइन एक्स और यहां भी हमने कर दिया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब ये आपका पूरी तरह से बॉक्स में है dx और प्लस एक कांस्टेंट c। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 और यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया 1 dx माइनस इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस इस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इस साइन को मैं कॉस में लिख सकता हूं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। मैंने इसको लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा? मैंने इसीलिए लिखा ऐसा ताकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, प्लस सी। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, ध्यान से आप देखिए। तो अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा LHS था वो अब हो जाएगा और y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, पीछे जरा हम लोग आते हैं, हाँ तो ये है 2 और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x माइनस
माइनस के बाद ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, चलिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो आपको पता होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल में आपने फॉर्मूला सीखा होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का हम लोग आधा कर देते हैं, तो हम लोग यहां लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का आधा, तो एंगल था हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो आधा करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये हो गया हमारा dx। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है और प्लस एक कांस्टेंट हमारा c। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस, ये 1/2 को हम बाहर कर देते हैं और ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आपका सेक स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx और प्लस एक कांस्टेंट हमारा c, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1/2। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan x, तो यहां पर हमारा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan और उसका एंगल, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और आपको ये भी पता है कि जो x का कोफिशियंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, तो जब आप x का कोफिशियंट यहां पर है -1/2, तो -1/2 से आप डिवाइड करेंगे, तो -1/2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर कर देते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर में आकर के क्या हो जाएगा, वो माइनस का 2 हो जाएगा और यहां पर प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा, तो यहां पर देखिए आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के यहां पे हो जाएगा प्लस। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा इसको आप ध्यान दीजिए, तो इसके बाद इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट हमारा c। चलिए, तो अब देखा जाए, ये तो हुआ जनरल सॉल्यूशन हमारा, लेकिन इसका लिखना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये है y इंटू साइन एक्स का वैल्यू, इसको हमने सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को मान लीजिए रिजल्ट नंबर 1। अब हम लोग पीछे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हमको दिया गया था, तो आप देखिए, तो आपको दिया हुआ था कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और y इज इक्वल टू 0, तो अब हम लोग पुट करेंगे x के जगह पे पाई बाई 4 और y इज इक्वल टू 0, तो ये y 0 और x पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। चलिए, इज इक्वल टू जहां जहां x वहां वहां पाई बाई 4, तो 2 इंटू ये पाई बाई 4 और प्लस यहां पर tan पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 एक्स के जगह पे, तो पाई बाई 2 हम लोग करेंगे तो ये पाई बाई 8 हो जाएगा और प्लस का c। इधर आप देख रहे हैं कि ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दे हम लोग तो ये पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4 में से पाई बाई 8 कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो हो गया ये पाई बाई 8 और प्लस c। अब आपको कुछ नहीं करना, आप c का वैल्यू इन दोनों को आप भेज दीजिए इधर और आपको c का वैल्यू मिल जाएगा और उसी c के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तब आपको मिल जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा लेंदी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आसान होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप एक बार फिर से इसको समझिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको इक्वेट करके हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करके हमने पी और क्यू की वैल्यू लिखी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेशन करने के लिए हमने अलग अलग करके इसका इंटीग्रेट किया, जब जनरल सॉल्यूशन आ गया तो हमने उसमें जो भी दिया हुआ था पुट कर दिया, यानी यहाँ के बाद हमने पुट किया है, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 0 फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हमने पुट किया 1 में, तब हमको यहां से c का वैल्यू मिल गया और c की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी तो हमारा आंसर मिल गया।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है वेक्टर से, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये भी कोई मतलब टफ प्रॉब्लम तो है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके तरफ, इसको करते हैं। चलिए 9 नंबर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर में आपको ये दिया हुआ है कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है, और ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, तब आपको ये शो करना है कि बी और सी वेक्टर इक्वल है। तो चलिए गिवन है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन वेक्टर ए जो हमारा है ये नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी ये नल वेक्टर नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1। एंड अब पहला इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम से हमारे पास है हम उसको लेके चलते हैं। क्या है हमारे पास कि ए डॉट बी इज इक्वल है ए डॉट सी के, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। हम ए डॉट सी को लाते हैं एलएचएस में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो पे वेक्टर नहीं रहेगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसको भी जरा ध्यान देना है। अब यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी को ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इस स्टेटमेंट को आप देखिए कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी माइनस सी के साथ जीरो है। तो आपको पता होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब पहला वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या दूसरा वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या फिर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो दिस इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और वेक्टर बी माइनस सी यानी पहला या दूसरा बी माइनस सी इज जीरो वेक्टर, और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड वेक्टर यानी बी माइनस सी। बट ये दिया हुआ है फ्रॉम 1 कि वेक्टर ए तो हमारा जीरो वेक्टर नहीं है। देयरफॉर अगर वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है तो ये तो कंडीशन होगा नहीं इनके डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का। तो ये हो सकता है कि बी माइनस सी जीरो, यानी कि आइदर बी इज इक्वल टू सी और ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। इसी दोनों में से कोई कारण हो सकता है इनके डॉट प्रोडक्ट के जीरो होने का। इसको हमने मान लिया रिजल्ट नंबर 2। ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए क्या था, फिर से एक बार समझिए। दिया हुआ था वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है, ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है। हमने ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी किया, ए डॉट सी को हमने एलएचएस में लाया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे ए डॉट करके ये बी माइनस सी हमने कर दिया। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के जीरो होने का कंडीशन हमने लगा दिया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो हम तीन बातें समझते हैं। क्या, या तो पहला वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या दूसरा वेक्टर जीरो वेक्टर हो, या दोनों परपेंडिकुलर हो। अब दोनों भी जीरो हो सकता है, और दोनों जीरो तो उस केस में आ ही जाता है जब आइदर हमारा वर्ड यूज हो जाएगा। तो हमने देखा पहला वेक्टर जीरो, या बी माइनस सी दूसरा वेक्टर था दूसरा जीरो, या पहला परपेंडिकुलर हो दूसरा पे। लेकिन जो पहला वेक्टर है ये तो जीरो वेक्टर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जीरो वेक्टर नहीं है। तो या तो बी माइनस सी जीरो, तो बी माइनस सी जीरो मतलब क्या, बी इज इक्वल टू सी, या ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन एक और बात आपको क्वेश्चन से दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है, दिया देखा जाए। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन ये दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट, सबसे पहले हम आरएचएस को लाते हैं एलएचएस में, यानी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहां जीरो पे वेक्टर नोटेशन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी, और यहां नहीं था जीरो पे वेक्टर क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। इन सब बातों पर भी ध्यान देना होगा आपको, तभी जाकर के आप अच्छा कर पाएंगे। अब इसको भी, इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर।
अब यहां पे क्या कंडीशन आ गया कि एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है बी माइनस सी और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है कब, जब पहला वेक्टर जीरो वेक्टर हो या दूसरा वेक्टर जीरो वेक्टर हो या दोनों ही वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो। यानी दोनों लिखने की जरूरत नहीं होती पैरेलल या कोलिनियर, हम लोग सिर्फ पैरेलल लिखेंगे तो भी काम चल जाता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और वेक्टर बी माइनस सी, पहला वेक्टर जीरो या फिर दूसरा वेक्टर जीरो वेक्टर, या पहला वेक्टर यानी वेक्टर ए इज पैरेलल टू सेकेंड वेक्टर दैट मीन्स बी माइनस सी। आगे बट क्वेश्चन में ये तो गिवन है कि वेक्टर ए हमारा जीरो वेक्टर तो है नहीं, तो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, देयरफॉर यहां से इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा क्या, अब ये तो जीरो होगा नहीं तो बी माइनस सी जीरो का मतलब हो गया कि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी और वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 में देखिए क्या है कि वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी या फिर ए परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, और थर्ड में है वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी या वेक्टर ए पैरेलल है। तो ऐसा तो साथ में कभी नहीं हो सकता कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर भी हो बी माइनस सी पे और वेक्टर ए उसी समय पैरेलल भी हो बी माइनस सी पे, तो ये दोनों तो साथ में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 वेक्टर्स कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर भी हो बी माइनस सी पे और उसी समय वेक्टर ए पैरेलल भी हो बी माइनस सी के, ऐसा नहीं पॉसिबल है। देयरफॉर एक ही चीज पॉसिबल है फ्रॉम 2 and 3 से कि वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमको शो करना था। ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को देखिए, ए जीरो नहीं था, ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर था, तो ए डॉट बी ए डॉट सी के हमने बराबर कर दिया। फिर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर था, वहां से हमने बराबर कर दिया। दोनों जगह से हमारा इंफॉर्मेशन निकला कि आइदर वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्वल होगा, और एक में निकला ए बी माइनस सी पे परपेंडिकुलर होगा और एक में निकला ए बी माइनस सी पे पैरेलल होगा। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर साथ में नहीं हो सकता है, इसलिए एक ही हमारा कंडीशन बचता है कि बी और सी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये हमारा प्रूफ है। यहां से नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन एक बात का आपको इसमें ध्यान रखना होगा, पहली लाइन आपको, दोनों ही लाइन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। पहला लाइन है r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस इंटू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये 3D से क्वेश्चन है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। एंड सेकेंड वन विल बी वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप प्लस टी इंटू फोर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। पहली लाइन ध्यान से आप देखिए, पहली ये जो लाइन है ये जहां से पास कर रही है वो पॉइंट है, तो ये लाइन पास कर रही है 1 1 -1 से, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो जो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहता है वो है 2 1 और 1, आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट। कभी भी 3D का क्वेश्चन हो ना तो डायरेक्शन रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें अपना ये करता है। दूसरी लाइन पास कर रही है 1 1 और 2 से, ये पास कर रही है 1 1 और 2 से। इसकी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ये सब। और ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 4 2 और 2, 4 2 और 2। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दोनों ही लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, 2/4 1/2 1/2। और अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं या इक्वल होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये दोनों ही पैरेलल लाइन आपको दी हुई है। अगर लाइन पैरेलल नहीं होता तब आपको इक्वेशन लिखने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला होता है, और अगर लाइन पैरेलल होगा तो फिर अलग फॉर्मूला होता है। तो एक बार हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी कर लेते हैं जो हमारा पहले था।
चलिए, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहले हम लोग अस्क्यू लाइंस की बात कर रहे हैं, यानी जो नाइदर पैरेलल हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो। अगर हमारा मान लीजिए पहला लाइन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरी हमारी लाइन्स हो r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, तो पहली जो आपकी लाइन है वो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है a1 और जिस वेक्टर के वो पैरेलल है वो वेक्टर है b1। दूसरी लाइन जहां से पास कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a2 और ये जिसके पैरेलल है वो है b2। तो अब अगर इन दोनों अस्क्यू लाइंस के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। और इस होल वैल्यू में हम लोग मॉड लगा लेते हैं ताकि ये हमारा निगेटिव ना हो। a2 माइनस a1 क्या है, लाइंस जहां से पास कर रही हैं उनके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस डॉट ये b1 और b2 यानी जो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे। सेकेंड, अगर लाइंस पैरेलल हो तब उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं ये जरा देखिए। पैरेलल अगर लाइंस होंगी तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल या सेम होगा, यानी पहली लाइन है r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b और दूसरी लाइन भी हमने ले ली r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। अब देखिए यहां पर हमने ये कोफिशिएंट्स लेमडा और म्यू भले ही अलग अलग हैं लेकिन ये वेक्टर सेम है, यानी कॉमन आ जाने पर भी दूसरे के बराबर हो जाना चाहिए। और पहली लाइन पास कर रही है जिस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर है a1 और जहां से दूसरी पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है a2। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में फॉर्मूला जो हमारा होगा वो फॉर्मूला हमारा होता है a2 माइनस a1, या पहले आप इसको भी लिख सकते हैं जो आपको मर्जी हो, पहले आप b को भी लिख सकते हैं या पहले आप a2 माइनस a1 को लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्रॉस होता है सिंबल, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बच्चे यहां से रिलेट करते हैं तो यहां पे डॉट होता है तो वो यहां पर भी डॉट ही लगा देंगे। डॉट अगर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान लीजिए। या इसी को कुछ बुक्स में ऐसा भी पहले b को लिखा रहता है, b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b का मैग्नीट्यूड। तो हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि b पहले कि a2 माइनस a1 पहले, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको मॉडुलस वैल्यू लेना होता है इस वजह से। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा। तो अब हम लोग चलते हैं उस प्रॉब्लम पे, चलिए आइए। तो देखिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अब मैं उतना नहीं लिख रहा हूं, बस डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखते लिखते चल रहा हूं। हियर a1 इज इक्वल टू a1 मतलब पहली लाइन जिस पॉइंट से पास करे उसका पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस जे कैप प्लस i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये माइनस है इस पर आप ध्यान देंगे। a2 हमारा है दूसरी लाइन जहां से पास करे उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये है i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब एंड वेक्टर b इज इक्वल टू, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर इसको आप b लेंगे कि आप इसको b लेंगे, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2t, तो ये भी हो गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब 2t को कोई आप अलग वेरिएबल लेमडा म्यू कुछ भी रख दो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप b के जगह पे ये ले सकते हैं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप 4i कैप 2 के जे कैप 2k कैप ले लेते तो गलत हो जाता। बिल्कुल गलत नहीं होता, आप ये भी ले सकते थे जो आपको सेकंड में दे रहा है 2i कैप 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब ये हमारा मिल गया। तो अब हमको पहले चाहिए a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 हम लोग निकालते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a2 माइनस a1, तो जैसे ही हम a2 माइनस a1 करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी i कैप माइनस i कैप 0, जे कैप माइनस जे कैप भी 0 और ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3k कैप।
यानी अब हमारा बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा 3 के कैप के साथ। तो अब हम लोग लेते हैं A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो पहले आई कैप, जे कैप, के कैप और फिर A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 में बस के का कोफिशिएंट है, ये नहीं है, ये नहीं है, और के कैप का है 3। और फिर वेक्टर बी का, तो बी में कोफिशिएंट है आई कैप का 2, जे कैप का 1 और के कैप का भी 1, यहां दिख रहा होगा आपको। हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं R2 के अलॉन्ग, और डिटर्मिनेंट का तो एक्सपेंशन आपको पता होगा कि एक्सपेंड करते समय इस साइन स्कीम का हम लोग यूज करते हैं। तो इस वजह से यहां पर हम लोग इसी साइन स्कीम का यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखिए सेकेंड रो में होता है प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस। तो जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो आएगा पहले ये -3 और फिर क्या बचेगा, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो आई कैप 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा आई कैप, और -2 जे कैप से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जे कैप। अब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया -3 आई कैप और माइनस माइनस प्लस का 6 जे कैप। तब ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस बी। और एक जरूरत होती है बी के मैग्नीट्यूड की, तो वो मैग्नीट्यूड हम लोग यही निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू आई कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6 यानी √6। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस पैरेलल है तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही हमारा होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड और उसका भी मैग्नीट्यूड। तो आप चाहें तो इसका भी मैग्नीट्यूड यहीं पर निकाल हम देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू -3 का 9 और 6 का 36। तो 36 प्लस 9 9 6 15 45 हो जाएगा √, और 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 3√5 डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट हमारा उधर आया था √6। तो इतना यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है मैंने, बस फॉर्मूला अप्लाई हमने किया हुआ है और कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं होगा। 10 का एक और में भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो फिर अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैं और वाले क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट पार्ट में सी सेक्शन के साथ में उसको कवर करूंगा। तब तक आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है अगर समझ में आया होगा आपको, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें कि जिनका भी साथ कोई एग्जाम है उनको थोड़ा सा फायदा हो सके। चलिए हम लोग आज एंड करते हैं।